हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेट 3 है इसके बारे में देखेंगे कि देखो क्या-क्या प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों का पहला प्रश्न है कि बच्चों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मालदीव 1965 का एक सल्तनत था। 1965 में इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार के साथ एक गणतंत्र में बदल दिया गया था। बिल्कुल, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का एक देश है ना? राजनीतिक मामलों में दबदबा हमेशा रहता है और इसने 2018 में चुनाव में क्या किया था? जीत हासिल कर ली थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही कथन है? तो बच्चों ये है कि वह गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकार नीतियों का समर्थन करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन का जन जैसे कि विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमियां हैं। बिल्कुल आई है। राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से बाहर खींच रहा है जहां से वह चाहते हैं। है ना? तो बच्चों इसके अंदर ए सही है, लेकिन कारण जो है ना गलत लग रहा है ना? मतलब अभिकथन कारण की सही व्याख्या मतलब अभिकथन से एक कारण इसका गलत है। ठीक है? यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? जैसे कि क्या था बच्चों? विपक्षी दलों के बीच वैचारिक क्या था? मतभेद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर लिया था? तो कौन सी घटना थी? तो बच्चों जैसे कि भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु संपन्न होना। ठीक है ना? इसीलिए क्या हुआ था मतलब हो गया था। चलो ठीक है, इसमें से हमें गलत मिलान करना है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इंदिरा गांधी जो थी वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सिंडिकेट जो था ना बच्चों, ये वाला थोड़ा है मुझे इंदिरा गांधी के विरुद्ध में नहीं बच्चों, ये गलत है, यानी सी गलत है। सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस में प्रभावशाली नेताओं का समूह था, शक्तिशाली नेताओं का समूह था। ये नहीं कि शुरुआत में ही है ना? और महागठबंधन का मतलब इसे ग्रेट अलायंस कहते हैं, इसमें सभी गैर कांग्रेसी जो दलों का गठन हुआ था, है ना? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग डैश की भावना से कार्य करता है। तो किस भावना से नीति आयोग कार्य करता है? तो सहकारी संघवाद की भावना से क्या करता है? ये कार्य करता है। इसके अंदर आपको मिलान करना था। मिलान में जो आप लोगों को ये बताना है कौन-सा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उनके गठन के कालक्रम को अनुसार हमें क्या करना है? बताना है कि किसका कब-कब स्थापित हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा कौन-सा है? विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी बच्चों? 1995 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1944 में हुई थी, है ना? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1953 में हुई थी, है ना? और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1945 में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन-सा है बच्चों? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपायों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे आर्थिक उदारीकरण क्या कहा जाता है बच्चों? जैसे कि कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वेच्छाकारी। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलो, मार्च 1998 में भारत सरकार जैसे मार्च 1998 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम बताइए। तो क्या था बच्चों? एनडीए था। क्या नाम था बच्चों उसका? एनडीए था। ठीक है ना? यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। कौन थे? काशीराम बहुजन समाज पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद उतना खतरनाक नहीं है जितनी सांप्रदायिकता। हाँ बिल्कुल बच्चों, क्षेत्रवाद में तो बेसिकली क्या होती है? उनकी राजनीतिक आर्थिक जो मांगे होती हैं, लेकिन सांप्रदायिकता बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पे इसमें क्या होता है? मारकाट होती है। किसके आधार पे होता है बच्चों? धर्म के आधार पे मारकाट होती है। ठीक है ना? और इसमें जैसे हमारे भारत में नहीं हुआ था 1900 विभाजन के दौरान क्या हुआ था? ये सांप्रदायिक दंगे हुए थे। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक परिणाम आप बता सकते हो, जैसे कि राज्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ी है। अब राज्य के पास अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं, जिससे वो लोगों के बारे में जानकारी जुटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, इसमें आप लोगों को क्या बताना था? मतलब शॉक थेरेपी के परिणाम बताने थे। आपको पहले बताना था। हाँ, शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ये एक मॉडल था,
है ना? ये पूंजीवाद से साम्यवाद मतलब साम्यवाद से या उदारवाद से क्या था, पूंजीवाद की ओर एक संक्रमण था। इससे क्या हुआ था बच्चों, सोवियत संघ पे क्या प्रभाव पड़ा था कि 1500 बैंक दिवालिया हो गए थे, मुद्रास्फीति घट गई थी, है ना? और न मतलब जो उद्योग होते थे उसे औने-पौने दामों पर बेच दिया गया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के हमें इसमें क्या करने हैं बच्चों, नाम बताने हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन-कौन सी है बच्चों? जैसे कि मीथेन हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सहायता करने वाली किन्हीं 2 परिस्थितियाँ बताइए। देखो, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी सॉरी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो इंदिरा गांधी उन्हीं के कार्यालय में कार्य करती थी। और दूसरा क्या था, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पहली पुत्री थी और नेताओं को ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो आगे कहीं न कहीं दिशा निर्देश के लिए किस पे निर्भर रहना पड़ेगा? कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ था कि मतलब ये चीज़ें हुई थी, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद उन 2 लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर र राजनीतिक दलों के दौरान व्यापक सहमति थी। पहला, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी और दूसरा, देश की शासन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताइए। तो क्या था बच्चों? नए-नए देशों का उदय हुआ था, विचारधारात्मक मतभेद खत्म हो गया था, अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा, विश्व एक ध्रुवीय हो गया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका बताइए। आप सभी को पता है भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी भी कहा जाता है, ठीक है? जयप्रकाश नारायण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इसके साथ-साथ क्या हुआ था कि इन्होंने ना बेसिकली 1955 से ही राजनीति छोड़ दी थी। लेकिन बिहार छात्र आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और संसद मार्च भी निकाला था। ठीक है बच्चों? तो इनके बारे में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 के लोकसभा चुनाव में जनता की विजय के 2 कारणों का वर्णन कीजिए, यानी जनता पार्टी क्यों जीत गई? देखो बच्चों, 1977 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने जो लोगों के साथ जातियाँ की थी, जैसे इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल के दौरान लोगों के साथ बहुत सारा गलत भी हुआ था, है ना? निवारक नजरबंदी जारी कर दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, है ना? इन सबको एजेंडा बनाकर जनता दल ने क्या किया था, लोगों के सामने रखा था और क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया था, जनता दल का सपोर्ट किया था। ठीक है? चलो, आगे हम बात करते हैं मूलवासी के अस्तित्व के लिए किन्हीं 2 खतरों के बारे में बताना है। तो पहला क्या है बच्चों, इनके निवास जो लगातार खत्म होता जा रहा है, इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल रही है और इनके निवास को से इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया जा रहा है। इनकी संस्कृति का भी क्या है बच्चों, खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार दक्षिणी एशियाई देशों द्वारा बहुपक्षीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था, आंकलन कीजिए। आप सभी को पता है दक्षेस जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, है ना? ये दक्षिणी एशिया के देशों के लिए किया गया था। इसी के द्वारा दक्षिणी एशिया देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसी के जरिए 2002 में किसकी बच्चों, एशिया मुक्त व्यापार समझौता की स्थापना की गई थी, यानी साफ्टा की स्थापना की गई थी, है ना? इसमें क्या था, एशियाई देश आपस में व्यापार में सहयोग करेंगे और जो लगने वाला जो कर है ना बच्चों? ये जो शुल्क है, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में है, लोकतांत्रिक अनुभव के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिणी एशिया देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। मतलब इसमें बतानी है बच्चों की देखो भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भारत में मिश्रित रिकॉर्ड देखा जाता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व ने भारतीय लोकतंत्र के मूल सार को प्रभावित नहीं किया है। आप कह सकते हो नहीं किया है, जैसे कि अगर बेशक हम मानते हैं लगातार 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। आप रीज़न बता दोगे क्या-क्या वर्चस्व था? लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक दलीय व्यवस्था खत्म हुई कि नहीं हुई? हुई ना? जैसे कि अगर हम बात करें कि 1977 के बाद कहीं न कहीं एक दलीय वर्चस्वता का अंत हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि एक दलीय जो प्रभुत्व है वो लगातार नहीं चल सकता। चलो, कार्टून है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने करवाया भी था आप लोगों को, जो कार्टून करवाया वही आया है। जैसे कि इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है, तो पहला तो इसमें क्या दर्शाया गया है, पहला इसके अंदर याद रखिएगा, इसमें मतलब संयुक्त राष्ट्रीय संघ पर अमेरिका के प्रभाव को दर्शाया गया है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि कार्टून में क्या संदेश दिया गया है? तो कार्टून में ये संदेश दिया गया है कि जैसे कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल होता है तो अमेरिका सैन्य शक्ति से क्या कर सकता है, विश्व पर नियंत्रण कर सकता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्टून क्या आज प्रासंगिक क्यों नहीं है? तो आज प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हुआ था
कि अब क्या हो रहा है कि मतलब अगर बात की जाए, अब शक्ति के नए-नए केंद्र उभर कर सामने आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों? तो यूएनओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये तो अच्छा ये पैराग्राफ वाला था। जैसे कि भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस अवधि को ये कहा जाता है? तो देखो बच्चों इसके मैं पूरा तो कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे अंदाज़ा है शायद 1980 के दशक में, ठीक है? भारत में किस प्रकार की विविधता देखी जाती है? तो भारत में बच्चों आप लोगों को राजनीतिक विविधता देखने को मिल जाएगी। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है? तो कैसे निपटता है लोकतंत्र बच्चों? चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन 1975 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था? तो वो कौन-सा राज्य था बच्चों? वो सिक्किम था। कौन-सा था? सिक्किम था। चलो इसमें मैप वाला कर लेते हैं। वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था तो कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। कौन सा था बच्चों? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जो देश के विभाजन में अत्यधिक प्रभावी हुआ था तो वो कौन सा था बच्चों? पंजाब था। ठीक है? मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया कौन सा? छत्तीसगढ़। और वह राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ था तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों? तो ये थे क्वेश्चन। नेक्स्ट अब 6-6 नंबर में आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। 3 तर्कों द्वारा समझाइए। जैसे कि आप सभी को पता है इसमें हमें क्या बताना था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताना था, है ना? और इसके अंदर क्या बताना था हमें? निःशस्त्रीकरण के बारे में बताना था, है ना? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया, निःशस्त्रीकरण हो गया, भारत समय-समय पे यूएनओ का मतलब क्या करता है? सहायता करता है, एक बार सेना भी भेजी थी, उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत ने एफ्रो एशियाई एकता को बनाए रखने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जैसे आप सभी को पता है कि इंडोनेशिया को डच के प्रभुत्व से मुक्त कराया था भारत ने, है ना? इसके साथ-साथ क्या हुआ था दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एफ्रो एशियाई सम्मेलन में ही क्या कहा गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पारंपरिक सुरक्षा के लिए खतरों के अंतर्गत महामारी एवं आतंकवाद के किन्हीं दो नए खतरों के रूप में व्याख्या कीजिए। तो महामारी के रूप में हम बता सकते हैं कि महामारी एक तरीके से गैर पारंपरिक सुरक्षा है। एक ये संक्रमक रोग है जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैलता है। महामारियों में जैसा कि इबोला वायरस, हैंटा वायरस, हेपेटाइटिस, एड्स, ठीक है, कोरोना, ये सारे महामारियों के बारे में आप लोगों को बता देना था। है ना? आपको ये बता देना था कि जैसे अफ्रीका में क्या होता है, एक एड्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देश है ना? आज अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में एड्स ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद बता सकते हो, आतंकवाद एक राजनीतिक खून-खराबा है ना बच्चों? राजनीतिक खून-खराबा है जो बिना किसी उद्देश्य के जनमानस को अपना निशाना बनाता है। ये क्या है जैसे इसमें 9/11 की घटना बता सकते थे, है ना? और ताज होटल पे जो आक्रमण हुआ था 26/11 ये बता सकते थे। नेक्स्ट है भारत को गरीबी और महामारी जैसे खतरों से लड़ने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो जैसे हमारे भारत में क्या होना चाहिए जैसे कि अगर बात की जाए किन-किन सुरक्षा को हमें बल देना चाहिए? तो पहला हम लोगों को याद रखना है, पहला क्या है शक्ति संतुलन है ना? गठबंधन हो गया, है ना? गठबंधन के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं महामारी और गरीबी को क्या कर सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 मुख्य बदलावों का वर्णन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि जैसे 1989 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से क्या हुई थी, हार गई थी, है ना? और मंडल मुद्दा था, नई आर्थिक नीति थी, राजीव गांधी की हत्या थी, बाबरी मस्जिद का विवाद था। इसमें ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चीन और भारत के बीच किन्हीं 2 विवादित मुद्दों की पहचान कीजिए। अधिक सहयोग के लिए इन मुद्दों को हल करने के कोई 2 उपाय बताइए। तो देखो चीन और भारत के बीच 2 विवादित मुद्दे कौन से हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि चीन मैक-मोहन रेखा को नहीं मानता है। दूसरा, चीन भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार का दावा करता है, जैसे कि आपका अक्साई वाला चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, लद्दाख वाला एरिया हो गया। इस पर अपने अधिकार का दावा करता है। अधिक सहयोग और इसमें सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री समय-समय पे मिलते हैं। जैसे कि राजीव गांधी 1988 में चीन का दौरा किया था, नरेंद्र मोदी ने भी किया था और चीन के प्रधानमंत्री भारत भी आए थे और एक पंचशील समझौता भी हुआ था। तो ये सब है। ऐसे आसियान ने 3 स्तंभों के आधार पर एक आसियान समुदाय गठित करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? तो क्या 3 कदम बताने हैं बच्चों, 3 स्तंभों के बारे में बताना है। जैसे आसियान क्षेत्रीय समुदाय, आसियान आर्थिक सामाजिक समुदाय, है ना? और आसियान सुरक्षा समुदाय। इन सब के बारे में आप लोगों को बता देना था। तो पेपर आप लोगों का बच्चों काफ़ी ज़्यादा पेपर आप लोगों का ईज़ी था, ठीक है? तो ये था इस पूरे पूरे पेपर का आपको शॉर्ट
समझा दिया है, सारे के सारे मैंने ठीक बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो गलत बताया। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो वीडियो के साथ, धन्यवाद।